हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सारे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का टॉपिक नंबर 6, जिसका नाम है त्रिभुज। बच्चों, त्रिभुज एक ज्योमेट्री का पार्ट है और बच्चों ज्योमेट्री को समझने के लिए आप मेरी हर एक बात को ध्यान से सुनोगे, समझोगे और अगर हो सके तो आप बच्चों लिखने का प्रयास जरूर करोगे। ठीक है? तो देखो, हमारे पास में बच्चों एक नाम आया है, वो क्या है? समरूप। समरूप क्या है बच्चों? समरूप दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है सम और रूप। जहां सम है इसका मतलब क्या आ गया बच्चों? समान। और बच्चों रूप है, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? आकार। ठीक है? तो ऐसी ऐसी दो या दो से अधिक आकृतियां जिनका आकार समान है, दोबारा सुनो, ऐसी दो या दो से अधिक आकृतियां जिनका आकार समान है, क्या कहलाएंगे बच्चों? समरूप आकृतियां कहलाएंगी। ठीक है? उदाहरण से समझो, उदाहरण से समझो बच्चों। जैसे मान लो मेरे पास में बच्चों ये एक वृत्त है। ठीक है? मेरे पास में ये वृत्त है और मैंने एक वृत्त दूसरा और बना दिया। ठीक है? अब बच्चों हो सकता है ये नीचे वाला वृत्त छोटा है और ऊपर वाला वृत्त क्या है बच्चों? बड़ा है। नीचे वाले वृत्त की त्रिज्या 13.5 है और ऊपर वाले की कितनी है बच्चों? 15.5। लेकिन है तो दोनों वृत्त ही। बोलो, मैं क्या बोलूँगा? इसका आकार कैसा है? आप बोलोगे वृत्त के जैसा। इसका आकार कैसा है बच्चों? तो भी आपका जवाब क्या आएगा? वृत्त के जैसा। दोनों का आकार क्या है? वृत्त के जैसा है। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? ये दोनों क्या है बच्चों? ये दोनों हमारे पास में क्या है? वृत्ताकार। क्या है बच्चों? वृत्ताकार, मतलब वृत्त के आकार के जैसे। ठीक है? तो ये दोनों की दोनों आकृतियां क्या कहलाएंगी? समरूप। क्या कहलाएंगे बच्चों? समरूप। और समरूप का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है बच्चों? इस प्रकार होता है। ऐसे लिखो, ऐसे। ये किसका चिन्ह है बच्चों? समरूप का। अब बच्चों आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा, सर मान लो कि इन दोनों की त्रिज्या 16.5 होती, तब ये आकृतियां कैसी होती? तो बच्चों ये दोनों आकृतियां फिर कहलाती सर्वांगसम। कैसी कहलाती बच्चों? सर्वांगसम। सुनो, सर्वांगसम। सर्वांगसम को हम तोड़े तो बच्चों मैं क्या लिखूंगा? सर्व प्लस अंग प्लस सम। सर्व का मतलब क्या हो गया बच्चों? सभी। अंग का मतलब क्या हो गया बच्चों? भाग। और सम का मतलब क्या हो गया बच्चों? समान। ठीक है? तो ऐसी दो या दो से अधिक आकृतियां जिनके सभी भाग समान हो, सभी भाग का मतलब उनका आकार भी समान हो, उनकी साइज भी समान हो, मतलब आकार भी समान और उनको मापें तब भी समान, तो बच्चों वो क्या कहलाएंगे? सर्वांगसम। अब बच्चों एक बात ध्यान से सुनना, ये दोनों आकृतियां समरूप जरूर हैं, ये दोनों आकृतियां समरूप जरूर हैं, लेकिन बच्चों ये दोनों आकृतियां सर्वांगसम नहीं है। ये किसका चिन्ह है? सर्वांगसम का। ये दोनों आकृतियां समरूप जरूर हैं लेकिन सर्वांगसम नहीं है। थोड़ा सा और बढ़ेंगे, देखो आगे, देखो हर एक चीज को बच्चों ध्यान से समझना। जैसे मान लो मैंने बच्चों यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज लिया। मैंने क्या लिया बच्चों? एक ये समबाहु त्रिभुज लिया और बच्चों मैंने दूसरा भी एक समबाहु त्रिभुज लिया। ठीक है? अब देखो बच्चों, ये बच्चों इसकी 28 सेंटीमीटर। चलो एक बार लंबाई पे मत जाओ बच्चों ना, लंबाई पे जाओगे हो सकता है आप गलती करो। ठीक है? तो मैं एक बार इसको हटा देता हूँ। ठीक है? देखो मैं सेम लंबाई का लेता हूँ ना, वरना फिर आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे मान लो बच्चों मैंने देखो बच्चों, ये मैंने क्या किया? समान लंबाई का ले लिया। ठीक है? और मैं इसको बता देता हूँ कि ये मतलब बच्चों 42 पॉइंट कितनी है? 3। ठीक है? अब देखो ये लंबाई भी 42.3 है, ये लंबाई भी बच्चों कितनी है? 42.3। और बच्चों ये लंबाई भी कितनी है? 42.3। मतलब तीनों भुजों की लंबाई क्या है बच्चों? समान है। समान है इसका मतलब ये त्रिभुज कैसा है बच्चों? समबाहु। कैसा त्रिभुज है बच्चों? समबाहु त्रिभुज।
अगर समबाहु त्रिभुज में इधर भी बनाता हूँ, ठीक है, इधर भी बनाता हूँ, जिसमें ये जो लंबाई मान लो अपने पास में 44 है, ये लंबाई भी बच्चों कितनी है 44, और ये लंबाई भी कितनी है 44, तो बच्चों ये दोनों के दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, क्योंकि ये भी समबाहु त्रिभुज है और ये भी कैसा है बच्चों, समबाहु त्रिभुज। तो ये भी और ये भी दोनों क्या है बच्चों, समरूप है, ठीक है। पर ये दोनों सर्वांगसम नहीं है। सर्वांगसम क्यों नहीं है बच्चों, क्योंकि यहाँ जो लंबाई है वो 42 है और यहाँ जो लंबाई बच्चों कितनी है 44 है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों समरूप और सर्वांगसम में आपको अंतर पता चला होगा। समरूप का मतलब क्या है, ऐसी दो या दो से अधिक आकृतियाँ जिनका सिर्फ आकार समान हो, साइज से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ऐसी दो या दो से अधिक आकृतियाँ जिनका सिर्फ आकार समान है क्या कहलाएंगे बच्चों, समरूप। और ऐसी दो आकृतियाँ जिनका आकार और आमाप, शेप और साइज दोनों बराबर है क्या कहलाएंगे बच्चों, सर्वांगसम आकृतियाँ, ठीक है। देखो आगे सर्वांगसम। सर्वांगसम के बारे में मैंने आपको क्या बताया, सर्व जोड़ अंग जोड़ सम, क्या बनेगा, सभी भाग समान, सभी भाग समान। जैसे जैसे बच्चों हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे हमें और बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। देखो आगे, देखो क्या लिखा है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों तथा उनकी संगत भुजाएं एक अनुपात में हो अर्थात समानुपाती हो। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, सभी के लिए लागू है, ठीक है ना। चाहे वो त्रिभुज हो, चाहे वो चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज हो, चाहे षटभुज हो, सभी के लिए ये बात लागू है। क्या कि समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होंगे यदि उनके संगत कोण, संगत कोण का मतलब क्या है, जैसे मान लो बच्चों मैंने यहाँ पर एक आयत बनाया, ठीक है, मैंने मान लो बच्चों यहाँ पर एक आयत लिया, ये लो, मैंने यहाँ क्या लिया बच्चों, एक आयत लिया, ठीक है, और मैंने यहाँ पर एक आयत और लिया, ठीक है। मेरे पास में दो आयत है, एक आयत मेरे पास में ये है, एक आयत मेरे पास में ये है। अब इनके संगत कोण का मतलब क्या है बच्चों, ये यहाँ वाला जो कोण है, देखो यहाँ वाला जो कोण है इसका संगत कोण कौन है बच्चों, ये। यहाँ वाला कोण है इसका संगत कोण कौन है बच्चों, ये। ऐसे ही इस कोण का संगत कोण कौन है बच्चों, ये। और इस कोण का संगत कोण कौन है, ये। ऐसे ही इस भुजा की संगत भुजाएं कौन सी है बच्चों, ये। इस भुजा की संगत भुजाएं कौन सी है बच्चों, ये, ठीक है। तो भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों और उनकी संगत भुजाएं क्या हों, समानुपाती। समझे इस बात को, ठीक है। देखो एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मेरे पास में एक आयत है, ठीक है, इसकी चौड़ाई 2 है, इसकी लंबाई कितनी है बच्चों 3, और प्रत्येक कोण तो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। फिर मैंने बच्चों एक आयत और ले लिया, ठीक है, इसकी चौड़ाई कितनी है 4 और इसकी लंबाई कितनी है बच्चों 6, प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। अब क्या ये दोनों आकृतियां समरूप हैं, ठीक है। तो हमें ये बात तो पता है कि इनके संगत कोण तो बच्चों बराबर है, ठीक है, इनके संगत कोण तो क्या है, बराबर। क्या इनकी संगत भुजाएं समानुपाती है, ध्यान से समझना। इस भुजा का बच्चों इस भुजा के साथ अनुपात, तो मैं क्या लिखूंगा 2/4, और बच्चों इस भुजा का इस भुजा के साथ अनुपात क्या लिखूंगा बच्चों 3/6, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ऐसे ही 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो बच्चों यहाँ भी क्या आया 1/2 और बच्चों यहाँ भी क्या आया 1/2। क्या दोनों बराबर हैं, तो आपका जवाब आएगा दोनों बराबर है। तो दोनों बराबर हैं, इसका मतलब बच्चों ये दोनों आकृतियाँ क्या है, ये दोनों आकृतियाँ समरूप हैं, ये दोनों आकृतियाँ क्या है, समरूप। लेकिन बच्चों अगर मैं यहाँ पर एक आयत और लेता हूँ, ठीक है, जिसकी लंबाई जिसकी चौड़ाई मैंने 5 ली है और लंबाई बच्चों मैंने कितने ली है 7। अब देखेंगे क्या ये तीनों समरूप है, तो बच्चों ध्यान से समझना। अगर मैं इसको इसके साथ लेता हूँ तो मैं क्या लिखूंगा, इसकी भुजा की लंबाई कितनी है 2, सॉरी चौड़ाई कितनी है 2, और इसकी चौड़ाई कितनी है बच्चों 5।
इसकी लंबाई कितनी है बच्चों 3 और इसकी लंबाई कितनी है बच्चों 7। क्या दोनों बराबर हैं? तो आपका जवाब आएगा दोनों बराबर नहीं है। बच्चों संगत कोण तो आयत के बराबर होते हैं, क्योंकि प्रत्येक कोण कितनी डिग्री का होता है 90 डिग्री का। तो संगत कोण तो बराबर है, लेकिन भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है, तो ये इसके साथ समरूप नहीं है। क्या नहीं है बच्चों? समरूप नहीं है। ऐसे ही मैं अगर बच्चों इनकी और इनकी चर्चा करूं तो मैं यहाँ से भुजाओं का अनुपात क्या लिखूंगा 4/5 और यहाँ से क्या लिखूंगा बच्चों 6/7। तो ये अनुपात भी बराबर नहीं है, तो बच्चों ये दोनों भी समरूप नहीं। क्या समझे बच्चों? अगर हमारे पास में कोई भी बहुभुज है और उन दोनों बहुभुजों की भुजाओं की संख्या समान है, तो उसके पीछे एक कंडीशन है कि उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए। आयत के तो संगत कोण बराबर है और उनकी संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए बच्चों? अनुपात में समान होनी चाहिए। लेकिन बच्चों संगत कोण तो बराबर है, अनुपात में भुजाएं क्या है? बराबर नहीं है। इसका मतलब बच्चों ये क्या नहीं होंगे? समरूप नहीं होंगे। समरूप होंगे कौन कौन से? ये आकृति और ये आकृति, ये दोनों समरूप हैं, ये दोनों समरूप नहीं है। ठीक है, बढ़े थोड़ा और आगे, बोलो बढ़े आगे। देखो फिर ये बच्चों अपनी प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। सभी वृत्त खालिस्तान होते हैं। अब मुझे बच्चों एग्जाम्पल के साथ आपको बताना पड़ेगा कि सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं या सर्वांग असम होते हैं। देखो जैसे मान लो मैंने एक वृत्त यहाँ लिया, जैसे बच्चों मान लो मैंने एक वृत्त यहाँ लिया, ठीक है, और बच्चों मैंने दूसरा वृत्त यहाँ लिया, ठीक है। अब बच्चों इसकी जो त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या बच्चों कितनी है 14.2 और बच्चों इसकी त्रिज्या कितनी है 18.2। क्या दोनों की त्रिज्याएं बराबर है? तो आपका जवाब आएगा दोनों की त्रिज्याएं बराबर नहीं है। क्या दोनों का आकार समान है? तो आपका जवाब आएगा दोनों का आकार समान है, क्योंकि ये भी क्या है वृत्त है और बच्चों ये भी क्या है वृत्त है। तो दोनों का आकार तो समान है, लेकिन दोनों की त्रिज्याएं समान नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे कि सभी वृत्त क्या होते हैं बच्चों? सभी वृत्त समरूप होते हैं। सभी वृत्त क्या होते हैं? समरूप होते हैं। सर्वांगसम होने के लिए सभी वृत्तों की त्रिज्याएं के बराबर होनी चाहिए। समझ गए? कोई दिक्कत है किसी को? आगे देखो, सभी वर्ग सभी होते हैं। सभी वर्ग क्या होते हैं बच्चों? सभी वर्ग भी क्या होते हैं बच्चों? समरूप होते हैं। समझ लो इसको भी बच्चों समझ लो कैसे। देखो वर्ग की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो बच्चों सभी वर्ग क्या हो जाएंगे? बच्चों क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है बच्चों? चलो कोई ना, देखो सभी वर्ग की बात कर लें तो मैं यहाँ एक वर्ग बना रहा हूँ, ये मैंने एक वर्ग बना दिया, ठीक है, और बच्चों ये मैंने दूसरा वर्ग बना दिया, ठीक है। अब मुझे बताओ इन दोनों वर्गों के कोण तो क्या है? बराबर है, क्योंकि कोण कितना होता है वर्ग का 90 डिग्री। लेकिन बच्चों वर्ग की लंबाई कितनी है? यहाँ कितनी दिखा रही है 19, और बच्चों यहाँ लंबाई कितना दिखा रहा है 23, ठीक है ना। तो 19 23 के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? सारे के सारे वर्ग सर्वांगसम कभी नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि सारे के सारे वर्गों की जो लंबाई है भुजा की वो 19 सेंटीमीटर नहीं हो सकती या 20 सेंटीमीटर नहीं हो सकती। तो कोई वर्ग छोटा होगा, कोई वर्ग क्या होगा बड़ा। इसका मतलब सभी के सभी वर्ग भी क्या होंगे? समरूप होंगे। क्या होंगे बच्चों? समरूप, सर्वांगसम नहीं होंगे। सही है। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। देखो सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी त्रिभुज कौन से सभी त्रिभुज समरूप होते हैं? तो इसको भी समझना बहुत जरूरी है बच्चों।
ठीक है ना, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो बच्चों जो हमारे पास में समबाहु त्रिभुज होते हैं ना, सभी के सभी समबाहु त्रिभुज ही समरूप होते हैं, सभी के सभी समबाहु त्रिभुज ही समरूप होते हैं। बच्चों इसको एग्जाम्पल से समझ लो। मैंने मान लो यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया और मैंने यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया। मान लो इस समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई कितनी है 3 और इस समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई कितनी है 2। प्रत्येक कोण बच्चों कितने कितने डिग्री के होते हैं समबाहु त्रिभुज के 60-60 डिग्री के। ठीक है, अब हमारे पास में एक कंडीशन है कि अगर कोई भी बहुभुज है उसके संगत कोण बराबर हो और उसकी संगत भुजाएं समानुपाती हो तो वो क्या कहलाता है बच्चों, वो समरूप कहलाता है। तो बच्चों ये भुजा 2 सेंटीमीटर है, समबाहु त्रिभुज की सारी भुजाएं समान होती हैं, इसकी कितनी कितनी हो जाएंगी 3-3। बोलो संगत कोण बराबर है क्या, बिल्कुल बराबर है। संगत भुजाएं देखो, इस भुजा का इसके साथ अनुपात बराबर है इस भुजा का इसके साथ अनुपात और इस भुजा का इसके साथ अनुपात। तो बच्चों क्या भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो आपका जवाब आएगा भुजाओं का अनुपात बराबर है। और भुजाओं का अनुपात जब बराबर है इसका मतलब बच्चों ये क्या है, समरूप आकृतियां। तो सभी के सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं बच्चों, समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं बच्चों, समरूप होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज भी समरूप होते हैं क्या सभी, उसको भी समझ लो। सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं, क्यों समझ लो। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब मान लो ये त्रिभुज है, ये समद्विबाहु मान लो, यहाँ लंबाई कितनी है 4, यहाँ लंबाई कितनी है 4 और इसको मान लो ये कितनी है 3। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या है, ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाओं की लंबाई बराबर है और ये 2 के बराबर। एक त्रिभुज और ले लो, ठीक है, इस भुजा की लंबाई मान लो 5, इस भुजा की लंबाई मान लो 5 और इस भुजा की लंबाई मान लो 4। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, अगर ये दोनों भुजाएं लंबाई में बराबर है इसका मतलब ये कोण इस कोण के बराबर है। ठीक है, और ये कोण बच्चों इस कोण के बराबर है। ठीक है, मान लो ये कोण 40 डिग्री है तो ये कोण भी कितना हो जाएगा 40। मान लो बच्चों ये कोण, चलो ये कोण मान लो 50 डिग्री है तो ये कोण भी बच्चों कितना हो जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, और मान लो बाई चांस ऐसा हो गया, मान लो बाई चांस बच्चों ऐसा हो गया कि ये कोण भी 40 है और ये कोण भी कितना बच्चों 40। ठीक है, ये कोण भी बराबर है मान लो, तो 40 से 40 कितने हो गए 80 हो गए। तो ये कोण मान लो बच्चों कितना बच गया 100, मान लेते हैं एक बार। ठीक है, अगर कोण तो अनुपात में बराबर हो गए, मतलब संगत कोण तो बच्चों बराबर हो गए, ये भी 40 ये भी 40 ये भी 40 और ये भी 40, लेकिन क्या संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, तो बच्चों संगत भुजाएं समानुपाती हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती, इस बात का ध्यान रखना। हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। कैसे, देखो इस भुजा का इसके साथ अनुपात क्या है बच्चों 3/4 और इस भुजा का इसके साथ अनुपात क्या है बच्चों 4/5। क्या दोनों बराबर है, तो आपका जवाब आएगा बराबर नहीं है। तो बच्चों सारे पे लागू नहीं है, यहाँ नाम क्या है सभी। सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होते, कुछ समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं वो समरूप भी होते हैं, लेकिन प्रश्न में क्या पूछा सभी के लिए, तो सभी के लिए कौन सा आंसर आएगा बच्चों समबाहु त्रिभुज। ठीक है, आगे बढ़े, देखो फिर आगे देखो फिर आगे देखो बच्चों, देखो इसमें कौन सा सही था समरूप वाला, कौन सा सही था बच्चों समरूप वाला। इसमें कौन सा सही था समरूप वाला। इसमें कौन सा सही है समरूप वाला। भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या हों बराबर, संगत कोण क्या हों बराबर और संगत भुजाएं क्या हों बच्चों समानुपाती। संगत कोण बराबर हों और संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए समानुपाती। बच्चों उम्मीद करता हूं अब तक आपको समरूप और सर्वांग के बारे में पता चल गया होगा। ठीक है बच्चों, सभी वृत्त, सभी समबाहु त्रिभुज और सभी वर्ग, मैं यहाँ फिर लिख देता हूँ, सभी वृत्त, सभी वृत्त और सभी
समबाहु त्रिभुज, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, इस बात का ध्यान रखना। सारे के सारे वृत्त, सारे के सारे वर्ग और सारे के सारे समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं बच्चों, समरूप होते हैं। बाकी सब में हम क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों शर्तों का प्रयोग करेंगे। अगर ये दोनों शर्तें लागू होती हैं तो समरूप है, वरना वो समरूप नहीं है। ठीक है, बढ़े आगे। तो देखो, निम्नलिखित युग्मों दो भिन्न भिन्न उदाहरण लिखिए समरूप आकृतियों के। तो समरूप आकृतियों के उदाहरण क्या लिखोगे, सभी वृत्त, सभी वृत्त और सभी वृत्त। सभी वृत्त समरूप होते हैं और सभी वर्ग समरूप होते हैं। हो गया, समरूप आकृतियों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण लिख रहे हैं। तो सारे के सारे वृत्त समरूप होते हैं और सारे के सारे वर्ग समरूप होते हैं। अगर तीसरा उदाहरण पूछता तो हम क्या बोलते हैं, सारे के सारे समबाहु त्रिभुज भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, इसका मतलब क्या बोलो, एक तो मान लो त्रिभुज है और एक मान लो क्या है, चतुर्भुज। ये लो, एक मान लो त्रिभुज है, एक चतुर्भुज है, समरूप नहीं है, सही है। या एक मान लो समबाहु त्रिभुज है, एक मान लो क्या है, समबाहु त्रिभुज, और एक मान लो समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो ये आकृतियां समरूप नहीं है और ये आकृतियां भी समरूप नहीं है। समरूप कौन सी है, सभी वृत्त और सभी वर्ग क्या होते हैं बच्चों, समरूप होते हैं। दिक्कत आ रही है? हर एक बात को बच्चों बहुत ध्यान से सुनोगे तब चैप्टर समझ में आएगा, वरना दिक्कत हो सकती है। लास्ट में बच्चों मैं आपको समरी बता दूंगा एक साथ। ठीक है, आगे बढ़े क्या बच्चों आगे? तो देखो आगे, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। देखो बच्चों, इसमें कुछ मिसिंग है। देखो क्या मिसिंग है इसमें, ये है बच्चों PQRS, ये PQRS है और ये है ABCD। ठीक है, इसमें भुजा की लंबाई कितनी है बच्चों, 3 सेंटीमीटर। ये भी कितनी है, 3, ये भी कितनी है, 3, और ये भी 3। और इसमें भुजा की लंबाई कितनी है बच्चों, 1.5, और ये भी कितनी है, 1.5, 1.5 और 1.5। ठीक है, यहाँ जो कोण दिया है वो बच्चों कितने डिग्री का दे रखा है, 90 डिग्री का। ये डब्बा बना दिया, इसका मतलब बच्चों कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। अब हमसे पूछा है कि ये दोनों चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं है। तो पहले बच्चों भुजाओं का अनुपात देख लें। इस भुजा का इसके साथ अनुपात तो 1.5/3। इस भुजा का इसके साथ तो भी क्या लिखोगे, 1.5/3। इसका इसके साथ 1.5/3 और इसका इसके साथ 1.5/3। तो बच्चों अनुपात तो बराबर है। अनुपात तो क्या हुआ, बराबर। क्या इनके संगत कोण भी बराबर है? तो बच्चों क्या ये जो कोण है वो इस कोण के बराबर है? ठीक है, तो बच्चों ये कोण इस कोण के बराबर नहीं है। ये कैसा चतुर्भुज है, ये बच्चों चतुर्भुज है, समचतुर्भुज। ये कैसा चतुर्भुज है बच्चों, समचतुर्भुज। और ये कैसा चतुर्भुज है बच्चों, वर्ग। इसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री। और बच्चों इसके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, ना कि प्रत्येक कोण बराबर होता है। ठीक है, तो बच्चों ये एक कंडीशन को तो फॉलो कर रहा है, किसको, कि इनकी संगत भुजाएं तो क्या है बच्चों, समानुपाती है। लेकिन बच्चों इनके संगत कोण बराबर नहीं है। तो संगत कोण बराबर नहीं है, इसका मतलब बच्चों क्या लिखेंगे, समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। ठीक है, दिक्कत है किसी को? नहीं है ना? नहीं है बच्चों, चलो फिर आगे देखो। अब बच्चों मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। हमने अभी एक नाम लिखा था समरूप, एक हमने नाम लिखा था सर्वांगसम। ठीक है, सुनो, जो आकृति सर्वांगसम है, ध्यान से समझना बच्चों क्या बोल रहा हूँ, जो आकृति सर्वांगसम है, ठीक है, वो बच्चों समरूप भी है। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, जो सर्वांगसम है वह समरूप भी होगी। जो सर्वांगसम है वह समरूप भी होगी। कैसे, फिर समझ लो एक उदाहरण से।
जैसे जैसे मतलब मैंने यहाँ एक ले लिया वर्ग येलो, ठीक है, और मैंने बच्चों एक वर्ग और ले लिया, ठीक है। अब बताओ इसकी लंबाई 14.3, ठीक है, इसकी लंबाई 14.3, इसकी लंबाई 14.3, ठीक है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री। तो ये दोनों आकृतियां बच्चों क्या है? सर्वांग सम। दोनों आकृतियां क्या है? सर्वांग सम। और पीछे अभी क्या पढ़ा हमने? सभी वृत्त क्या होते हैं बच्चों? समरूप होते हैं। इसका मतलब जो सर्वांग सम है, जो सर्वांग सम है वो क्या होगा बच्चों? समरूप भी होगा। कैसे? ये भी वृत्त का जैसा है और ये भी क्या है? वृत्त के जैसा। इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हैं, क्योंकि 14.3 14.3 14.3 14.3 संगत भुजाएं समानुपाती है, और इनका जो संगत कोण है वो भी क्या है बच्चों? बराबर है। तो ये दोनों आकृतियां क्या है बच्चों? समरूप। लेकिन बच्चों इनकी लंबाई बराबर हो गई तो ये दोनों आकृतियां कैसी है? सर्वांग सम। तो जो सर्वांग सम है वो बच्चों क्या होगा? समरूप भी होगा। लेकिन जो समरूप है वह सर्वांग सम हो जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, ठीक है ना। सर्वांग सम वाले सभी सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती हैं, लेकिन बच्चों इनका विलोम सत्य नहीं है। समझ गए इस बात को भी? समझ गए? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो त्रिभुजों की समरूपता, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें जो पढ़ना है वो बच्चों त्रिभुजों की समरूपता पढ़नी है। दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों तथा उनकी संगत भुजाएं एक के अनुपात में हो अर्थात समानुपाती हो, ठीक है। उनकी संगत भुजाएं एक अनुपात में हो अर्थात समानुपाती हो। हमारे पास में बच्चों दो त्रिभुज हैं, ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज है मतलब डी ई एफ, ठीक है। ये दोनों समरूप होंगे कब? जब बच्चों देखो ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, और बच्चों ये कोण इस कोण के बराबर होगा। क्या समझे? ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर और ये कोण इसके बराबर होगा, तभी ये दोनों आकृतियां क्या होंगी? समरूप होंगी। एक शर्त और है कि इनकी भुजाएं भी समानुपाती होनी चाहिए। मतलब अगर मान लो इसका अनुपात इसके साथ, और चलो मैं लिख देता हूं ना, किसका? ए बी का अनुपात किसके साथ में? डी ई के साथ में। ए सी का अनुपात किसके साथ में? डी एफ के साथ में। और बी सी का अनुपात किसके साथ में? ई एफ के साथ में। अगर ये बराबर होता है, अगर ये बराबर होता है तो बच्चों ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप। दोबारा समझ लो क्या लिखा है? संगत कोण बराबर होनी चाहिए। संगत कोण का मतलब यहाँ समझ लो, कोण ए के बराबर क्या होना चाहिए? कोण डी। कोण बी के बराबर क्या होना चाहिए? कोण ई। और कोण सी के बराबर कौन होना चाहिए? कोण एफ। देखो कोण ए के बराबर कौन होना चाहिए? डी। बी के बराबर कौन होना चाहिए? ई। और सी के बराबर क्या होना चाहिए? एफ। यदि संगत कोण बराबर है और संगत भुजाएं समानुपाती हैं तो बच्चों ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। अब दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इसको लिखेंगे कैसे? लिख दूं त्रिभुज का चिन्ह, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, ठीक है ना। त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। अब बच्चों यहां से अगर बच्चों मतलब ये आपको नहीं पता है तो इससे देखकर भी बता सकते हो कि क्या किसके बराबर है। सबसे पहले क्या लिखा बच्चों? ए। इसका मतलब कोण ए किसके बराबर है? कोण डी के। कोण बी किसके बराबर है? कोण ई के। कोण सी किसके बराबर है बच्चों? कोण एफ के। ए बी भुजा किसके बराबर बच्चों? डी ई के। बी सी भुजा किसके बराबर है बच्चों? ई एफ के, ठीक है। और इस
AC भुजा किसके बराबर बच्चों? DF के। तो त्रिभुजों की समरूपता में दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो और उनकी बच्चों संगत भुजाएं समानुपाती हो। एक बात और ध्यान रखना, इसको बच्चों ऐसे मत लिख देना, त्रिभुज ABC, ठीक है ना, और त्रिभुज FED, ये बच्चों समरूप नहीं है, ये समरूप नहीं है। क्यों? क्योंकि जो A कोण है वो F के बराबर नहीं है और जो B कोण है, जो C कोण है वो D के बराबर नहीं है। तो बच्चों इसका भी ध्यान रखना, जिस सीक्वेंस में कोण बराबर होंगे उसी सीक्वेंस में बच्चों क्या होंगे, उसी सीक्वेंस में बच्चों क्या होंगे, त्रिभुज समरूप होंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? बहुत अच्छी प्रश्नावली है बच्चों। आगे देखें, आगे देखो बच्चों, आगे आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, जिसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं बच्चों, BPT, बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम बच्चों, कई बार तो बच्चों ये परीक्षा में सीधी पूछी गई है और कई बार बच्चों इससे संबंधित, इससे रिलेटेड क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, दोबारा बोलूँ, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम। ठीक है बच्चों, करें स्टार्ट। देखो, चित्र मैं पहले नहीं बनाऊंगा, किसी भी क्वेश्चन का चित्र मैं आपको बच्चों पहले बनाकर नहीं दूंगा, क्योंकि थ्योरी में चित्र बनाना ही सबसे इम्पोर्टेंट है। जिसने चित्र बना लिया 90% आपका काम कंप्लीट, चित्र नहीं बनाया तो समस्या। देखो, प्रमेय है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, क्या बोला, साथ साथ देखना, किसी त्रिभुज की, बार बार रिपीट कर रहा हूं, किसी त्रिभुज की, ये लो, किसी त्रिभुज ABC, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, इस भुजा के समांतर ये भुजा ले रहा हूं, अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाती है। सुन लो, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर वो क्या करेगी, दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी। इस भुजा के समांतर ये लो, इस भुजा को बिंदु D पर और इस भुजा को बिंदु E पर क्या कर रही है बच्चों, प्रतिच्छेद के लिए खींची गई रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक के अनुपात में विभाजित हो जाती है। ठीक है, दोबारा समझ लो, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, इतना काम हो गया, तो ये अन्य दो भुजाओं को एक के अनुपात में, अन्य दो भुजाएं, इस भुजा के समांतर अन्य दो भुजाएं एक के अनुपात में, मतलब AD बटा DB बराबर AE बटा EC, एक ही अनुपात में क्या करे बच्चों, विभाजित करे। मतलब AD बटा DB बराबर AE बटा EC। बच्चों ये क्या करना है हमें, ये हमें क्या करना है बच्चों, ये हमें सिद्ध करना है। दोबारा समझ सकते हो, लैंग्वेज इजी है, कोई किंतु परंतु नहीं है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, किसी त्रिभुज की इस भुजा के समांतर, ठीक है, इस भुजा के क्या हो गए बच्चों, समांतर, दो अन्य भुजाओं को, एक भुजा को D पर और एक भुजा को किस पे प्रतिच्छेद करती है, E पर, तो ये अन्य दो भुजाएं एक के अनुपात में, अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। ये है बच्चों अपनी BPT। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे, इसको सिद्ध कैसे करेंगे, पीछे वाले पेज पे ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, अपना चित्र क्या था बच्चों, अपना जो चित्र था वो था इस प्रकार, यहाँ बिंदु मैंने लिखा A, यहाँ बिंदु B और यहाँ बिंदु C। यहाँ एक लाइन खींची थी जो BC के समांतर है। यहाँ बिंदु बच्चों क्या था, D, यहाँ क्या था बच्चों अपना D, और यहाँ बच्चों क्या था अपना E। ठीक है, हमें सिद्ध करना है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, सिद्ध करना। सिद्ध करना क्या है बच्चों, AD बटे DB बराबर AE बटे EC। अगर बच्चों आपको स्पीड ज़्यादा लग रही है तो आप क्या कर सकते हो, स्पीड को YouTube से थोड़ा सा स्लो करके भी देख सकते हो। ठीक है, बाकी मुझे नहीं लगेगा कि स्पीड ज़्यादा है, क्योंकि बच्चों ये बहुत सारे, ये हलवा क्वेश्चन है बच्चों, नॉर्मल क्वेश्चन है। हो गया। देखो बच्चों, रचना में क्या लिखोगे, जो B है बच्चों उसको किससे मिलाओगे, उसको E से, और जो C है बच्चों उसको किससे मिलाओगे, उसको D से।
और बच्चों डी से एक लंब डालोगे, ये क्या होगा बच्चों, डी एम, और ई से बच्चों एक लंब डालोगे, ये क्या हो जाएगा बच्चों, ई एन। ये आपको रचना करनी है। अब ध्यान से सुनो बच्चों कि आपको दिया क्या है। यहाँ लिखोगे, प्रमेय सिद्ध करने का तरीका है, दिया है एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी के समानांतर, भुजा बी सी के समांतर, ठीक है, भुजा बी सी के समांतर डी ई इस प्रकार खींची गई है जो ए बी को डी पर तथा बी सी को ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। देखो बच्चों, जो हमें दिया हुआ था वो हमने थ्योरी में लिखा है। क्या लिखा कि एक त्रिभुज है अपने पास में ए बी सी, जिसकी भुजा बी सी के समांतर डी ई इस प्रकार खींची गई है कि जो ए बी भुजा को डी पर और बी सी को ई पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, फिर दिया है बाद में सिद्ध करना। सिद्ध क्या करना है बच्चों, सिद्ध करना है ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। ठीक है, उसके बाद में बच्चों हमने रचना भी की है, तो यहाँ क्या लिखोगे, रचना क्या की है, बी ई तथा सी डी को मिलाया गया। देखो बी को ई से, सी को डी से मिलाया, तथा डी एम लंब ए सी व ई एन लंब ए बी खींचा। ये लंब का साइन हो गया बच्चों। देखो डी से एम ए बी भुजा पे, सॉरी ए सी भुजा पे, इस भुजा पे डी से एम, और ई से एन बच्चों इस भुजा पे हमने क्या खींचा, लंब खींचा। ठीक है, अब बच्चों अपना आता है मेन पार्ट, और वो है उपपत्ति। मेन पार्ट क्या है बच्चों, उपपत्ति। उपपत्ति कैसे करेंगे, देखो समझना बच्चों हर एक चीज को। इसको मैं यहाँ घोड़े में शिफ्ट कर रहा हूँ। ठीक है, चलो यहाँ ले आओ, जैसे हमें लिखने में और आसानी हो जाएगी। देखो उपपत्ति, उपपत्ति में बच्चों हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि इसको हम किस प्रकार सिद्ध करेंगे। इंपॉर्टेंट है वो बच्चों, समझो। देखो मैं बात करूं त्रिभुज के क्षेत्रफल की, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। और इसी त्रिभुज के क्षेत्रफल से बच्चों इसको हम सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। अब बच्चों मैं बात करूं तो हमारे पास में त्रिभुज है, इस प्रकार का कोई त्रिभुज है क्या, देखो ए डी ई है बच्चों, है ना। तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुणा आधार क्या है बच्चों, आधार मान लेते हैं ए डी। आधार किसको मान लिया बच्चों, ए डी को, गुणा लंब, आधार पे कौन सी रेखा आ रही है, आधार पे रेखा आ रही है ई एन, तो गुणा क्या हो जाएगा बच्चों, ई एन। ठीक है, आधार वही जहाँ से ऊंचाई मापी जाए। आधार कौन सा होगा, आधार वही होगा जहाँ से क्या हो बच्चों, ऊंचाई मापी जाए। तो आधार ये होगा और ऊंचाई ये रही, तो 1/2 ए डी गुणा ई एन, क्या बोलोगे बच्चों, समीकरण 1। ओके, अगेन बच्चों त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, दोबारा सर क्या हो रहा है, दोबारा ए डी का क्षेत्रफल। दोबारा देखो बच्चों डायग्राम, दोबारा डायग्राम देखो, ये डायग्राम है ना, यही डायग्राम है बच्चों। लेकिन बच्चों क्या हुआ, इसमें चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है, ये देखो ऊंचाई कौन सी हो गई, ऊंचाई हो गई डीएम। ऊंचाई क्या हो गई, डीएम। जब ऊंचाई डीएम हो गई तो आधार कौन सा हो गया बच्चों, ए ई। तो क्या लिखोगे, गुणा ए ई बटे ए ई गुणा डी एम। दिक्कत किसी को, बोलो बच्चों, थोड़ा सा समझना। ऊंचाई वहीं से लेनी है जहां आधार टिका है,
आधार से ही ऊंचाई बनेगी, ऊंचाई से ही आधार बनेगा, इस बात का ध्यान रखना। तो ये बच्चों क्या है, ऊंचाई, क्योंकि यहाँ कितना डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री से ही ऊंचाई मापेंगे, तो ये बच्चों ऊंचाई, तो ये क्या बच्चों, आधार। दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो समीकरण 1 बन गया, समीकरण 2 बन गया। आगे देखो बच्चों त्रिभुज, फिर देखना एक नया त्रिभुज बना रहा हूँ, और नया त्रिभुज बच्चों मैं क्या बना रहा हूँ, नया त्रिभुज इस प्रकार बन रहा है। देखो बच्चों त्रिभुज बन रहा है, यहाँ नाम है बी, यहाँ नाम है डी, और यहाँ नाम क्या है बच्चों, ई। बन रहा है बच्चों त्रिभुज, बन रहा है। त्रिभुज कैसा त्रिभुज है, आपका जवाब आएगा सर ये अधिकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, अधिकोण त्रिभुज है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें और सुधार कर दूं, ये लो ऐसे समझ लो, कैसा त्रिभुज है, अधिकोण। ये कितने डिग्री का, तो सर हमें नहीं पता, लेकिन 90 से बड़ा होगा। ठीक है, अब सर इसका क्षेत्रफल कैसे निकालें, तो बच्चों मैं आपको बता दूं, जब भी हमारे पास में अधिकोण त्रिभुज होगा, जब भी हमारे पास में कैसा त्रिभुज होगा, अधिकोण त्रिभुज होगा, तो इसकी ऊंचाई बच्चों, इसकी ऊंचाई त्रिभुज के बाहर होती है। अगर मैं इसको आधार लूं, अगर मैं इसको आधार लूं, तो बच्चों ऊंचाई यहाँ बनेगी, ऊंचाई क्या बनेगी, यहाँ। और ये कोण बच्चों कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री। क्या समझे, ऊंचाई कहाँ बनेगी बच्चों, यहाँ पर, और ये कोण कितने डिग्री का बन जाएगा, 90 डिग्री। समझे इस बात को, समझे, दोबारा समझ लो बच्चों। जब भी हमारे पास में अधिकोण त्रिभुज होता है, ठीक है, तो उसकी ऊंचाई त्रिभुज के क्या होगी, बाहर होगी। तो अपने पास में आधार ये है और ऊंचाई बच्चों ये है, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा, BDE, BDE का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों, 1/2, आधार क्या है BD, और ऊंचाई क्या है बच्चों, EN। समीकरण कितना हो गया, 3। ऐसे अगर मैं बात करूं त्रिभुज की, तो मेरे पास में ऐसा त्रिभुज भी है क्या, है क्या बच्चों, CED है क्या, है, दिख रहा ना। तो बच्चों यहाँ से इसका भी सेम वही कंसेप्ट है, ऊंचाई कहाँ आएगी, यहाँ, ये क्या है, M। आधार क्या है बच्चों, आधार इसी, आधार क्या है, इसी, ऊंचाई क्या होगी बच्चों, DM। क्या समझे, अरे समझ रहे हो ना, आपका ध्यान किधर है बच्चों, बोर्ड पे ध्यान होगा सब समझ में आएगा, बोर्ड पे ध्यान नहीं होगा समझ में आने के चांसेस कम होंगे। तो क्या लिखोगे बच्चों, आगे लिख लो, त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, BDE तो ले लिया, तो क्या लेंगे, क्या लेंगे बच्चों, ECD, ECD का क्षेत्रफल क्या लिखोगे, 1/2 गुणा इसी गुणा क्या हो जाएगा बच्चों, इसी गुणा हो जाएगा EN या DM हो जाएगा। कितना नंबर, 4 नंबर। थोड़ा सा बच्चों मैं ऊपर ले रहा हूँ, हमने 4 नंबर तक सोल्व कर लिया। ठीक है, हमने कहाँ तक कर लिया सोल्व बच्चों, 4 नंबर तक। थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, फिर लेते हैं ऊपर, है ना। अब देखो बच्चों, ये जूम हो गया, देखो देखो बच्चों, अब मैंने शुरू में क्या बताया था कि 2 रेखाएं अपने पास में क्या हैं। देखो बच्चों, यहां तक हो गया था, एक तकनीकी समस्या आ गई। देखो बच्चों, ये 2 क्या हैं अपने पास में, समांतर रेखा। ठीक है, और इन 2 समांतर रेखाओं पे हमारे पास में एक त्रिभुज तो ये बना हुआ है, और बच्चों हमारे पास में एक त्रिभुज ये बना हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास में 2 त्रिभुज है। अगर बच्चों इनका आधार सेम है, देखो यहाँ देखो, एक त्रिभुज हमारे पास में इस प्रकार बना है, और एक त्रिभुज बच्चों हमारे पास में इस प्रकार बना है। तो बच्चों दोनों का आधार क्या है, सेम, और दोनों बच्चों समांतर रेखाओं के बीच है, इसका मतलब ऊंचाई क्या है, ये है। तो दोनों की ऊंचाई भी क्या है बच्चों, सेम। तो एक ही आधार, ठीक है ना, एक ही आधार और समांतर भुजाओं के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, बराबर होता है। ठीक है, तो हम आगे क्या लिखेंगे, देखो
हम लिखेंगे एक ही आधार व समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या होते हैं बच्चों? बराबर होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि ये त्रिभुज कौन सा है? बी डी ई। तो एरिया त्रिभुज बी डी ई बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? ये कौन सा त्रिभुज है? ई सी डी। एरिया त्रिभुज ई सी डी। दिक्कत है किसी को? बोलो, किसी को दिक्कत है क्या? दोबारा बता दूंगा। देखो, अगर बच्चों हमारे पास में आधार सेम है और समांतर भुजाओं के बीच बना है, आधार सेम है दोनों का, ये समांतर भुजाओं के बीच बना है, देखो ये भी बना है, ये भी बना है, तो बच्चों इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल मतलब एरिया, इन दोनों त्रिभुजों का एरिया क्या होगा बच्चों? बराबर। ठीक है, ये कितने नंबर समीकरण है? 5 नंबर। बस बच्चों यहाँ तक हमें समझना बहुत जरूरी था। अब तो नॉर्मल काम बचा है जिससे ये प्रमेय आसानी से सिद्ध हो जाएगी। अब हमारा सिद्ध करना क्या था? एडी के नीचे क्या आना चाहिए बच्चों? डीबी। तो एडी कहाँ है? एडी समीकरण 1 में है और डीबी कहाँ है बच्चों? समीकरण 3 में। तो क्या लिखोगे? समीकरण 1 भाग समीकरण 3। समीकरण 1 का भाग किसमें दे दो? सॉरी, समीकरण 3 में 3 का भाग किसमें दे दो? समीकरण 1 में दे दो। तो क्या लिखोगे? त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बट्टा ए डी ई का क्षेत्रफल बट्टा बी डी ई का क्षेत्रफल। त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल इधर से क्या आएगा बच्चों? इधर से आएगा 1/2 गुणा ए डी गुणा ई एन, और बच्चों इधर से क्या आएगा? 1/2 गुणा बी डी गुणा ई एन। ई एन से बच्चों ई एन कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल। समीकरण कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ए के बटे सी। तो बच्चों ए तो ये रहा और इसी ये रहा, तो क्या करेंगे? समीकरण 2 और इसमें भाग किसका देंगे? समीकरण कितने का बच्चों? 4 का। ठीक है, तो समीकरण 2 में समीकरण 4 का भाग दे दो। तो क्या लिखूंगा? त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज कौन सा है? ई सी डी। ई सी डी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा क्या लिखा है? देखो देखो मेरे बच्चों, ए ई गुणा डीएम, डीएम, ए गुणा डीएम। और यहाँ क्या लिखा है बच्चों? यहाँ लिखा है 1/2 गुणा इसी गुणा डीएम। ठीक है, डीएम से डीएम कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, क्या आ जाएगा? समीकरण 7। ठीक है, देखो यहीं देख लो, इसका भाग हमने बच्चों इसमें दिया था, तो यहाँ ई एन है, और इसमें भाग दिया था, यहाँ ई एन है, कट गए। 1/2 से बच्चों 1/2 कट गया, क्या बच गया? ए डी ई का क्षेत्रफल बट्टे बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर ए डी बटे बी डी। ठीक है, इसमें देखो इसका भाग इसमें दिया था, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, यहाँ बचा ए ई, यहाँ बचा ई सी, डी एम से बच्चों डी एम कैंसिल। ठीक है, अब देखो समीकरण थोड़ा और छोटा कर दूँ इसको मैं, इतना भी छोटा नहीं करना है बच्चों, आपको दिखाई ना दे। अब दिख रहा होगा, देखता हूँ दिख रहा है क्या? दिख रहा है। तो देखो बच्चों, समीकरण कौन सी 5, 6 व 7 से क्या होगा? 5 समीकरण में देखो बी डी ई और ई सी डी, कहाँ लिखा है? बी डी ई और ई सी डी लिखा हुआ ना, बी डी ई और ई सी डी लिखा हुआ है। देखो ऊपर वाले पार्ट दोनों बराबर हैं, नीचे वाले पार्ट दोनों बच्चों किससे बराबर हो जाएंगे? समीकरण 5 से हो जाएंगे। इसका मतलब ये पूरी की पूरी जो लेफ्ट हैंड साइड है ये क्या हो जाएगी बच्चों? बराबर। दोबारा समझ लो,
ऊपर वाले पार्ट दोनों के बराबर हैं, है ना। नीचे वाले पार्ट BDE, ये रहा BDE, ECD, ये रहा ECD। तो ऊपर वाले दोनों पार्ट बराबर, नीचे वाले दोनों पार्ट समीकरण 5 से बराबर, लेफ्ट हैंड साइड बराबर, इसका मतलब बच्चों राइट हैंड साइड बराबर। तो AD बटे DB बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, AE बटे AC। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में आई होगी। थोड़ी सी लेंथी ज़रूर है, लेकिन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है। एक बार थोड़ा सा रिपीट कर दूँ, रिवीजन कर दूँ। देखो क्या थी, हमारे पास में एक त्रिभुज था, ठीक है, जिसकी एक भुजा के समानांतर एक भुजा ऐसी खींची गई जो भुजा को D और भुजा को E पर काटती है। ये हमने क्या किया, सिद्ध करने वाला पार्ट। ये बच्चों हमने लिखी रचना, रचना बहुत जरूरी है। उत्पत्ति में क्या करेंगे बच्चों, त्रिभुज का क्षेत्रफल, और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। उसके अकॉर्डिंग बच्चों हमने यहाँ 2 त्रिभुज लिए, उन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाला। एक के लिए ऊंचाई हमने DM ली और दूसरे के लिए बच्चों हमने ऊंचाई EN ली। समीकरण 1 और समीकरण 2 दे दिया। फिर बच्चों हमारे पास में एक त्रिभुज अलग आया। कौन सा त्रिभुज आया, हमारे पास में त्रिभुज आया इस प्रकार। इस प्रकार बच्चों हमारे पास में एक त्रिभुज आया, जिसकी ऊंचाई कहाँ आएगी बच्चों, जिसकी ऊंचाई आएगी बाहर की साइड, ठीक है ना। जिसकी ऊंचाई कहाँ आएगी बच्चों, बाहर की साइड, ये इसकी ऊंचाई, ठीक है। तो आधार बच्चों ये हो गया, आधार ये हो गया, ऊंचाई ये हो गई। इस प्रकार हमारे पास में 2 त्रिभुज बने। फिर मैंने आपको क्या बताया कि यदि हमारे पास में समांतर रेखाएं हैं और उनके बीच में अगर कोई 2 त्रिभुज बने हुए हैं, साथ में उनका आधार समान है, तो बच्चों उन दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। फिर क्या किया बच्चों, हमने समीकरण 1 में समीकरण 3 का भाग दिया, हमारे पास में ये पार्ट आ गया। समीकरण 2 में समीकरण 4 का भाग दिया बच्चों, हमारे पास में ये पार्ट आ गया, ठीक है। लास्ट में हमने क्या किया, 5, 6 और 7 से इन दोनों की बच्चों लेफ्ट हैंड साइड बराबर कर दी। जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गई तो बच्चों राइट हैंड साइड ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ठीक है। प्रयास करेंगे कि आपको BPT थ्योरम का या BPT प्रमेय का एक सिंगल वीडियो दे दें, ठीक है। ओके बच्चों, नेक्स्ट बढ़ें। तो देखो फिर अगला, देखो फिर बच्चों एक प्रमेय और पढ़ लेते हैं। प्रमेय क्या है अपनी प्रमेय है बच्चों, इसी प्रमेय का क्या है, विलोम है। इसी प्रमेय का विलोम है। क्या है प्रमेय, प्रमेय है बच्चों अपनी, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होगी। इजी थ्योरम बच्चों, इसको मैं इसके साथ इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बच्चों ये इसी प्रमेय का क्या है, विलोम है। देखो, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक के अनुपात में विभाजित करे, जैसे मान लो अपने पास में ये त्रिभुज है, ठीक है, और एक रेखा मान लो ये है, ये इस त्रिभुज को 2 अनुपात में विभाजित कर रही है। ये बिंदु A, ये B, ये C। देखो एक रेखा कौन सी, ये रेखा बच्चों, त्रिभुज की 2 भुजाओं को, एक भुजा ये, एक भुजा ये, एक ही अनुपात में, मतलब ये बिंदु D और ये बिंदु E, मतलब क्या है बच्चों, एक अनुपात का मतलब AD बटा DB बराबर AE बटा EC, ठीक है। एक अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा की क्या होगी, समांतर होगी। DE किसके समांतर होगी बच्चों, BC के। ये इस बार आपको क्या है, दिया है, और बच्चों ये क्या करना है, आपको सिद्ध करना है।
पिछली परिमेय में क्या था, ये आपको दिया हुआ था और ये आपको सिद्ध करना था, बिल्कुल उसके विपरीत है। ठीक है, देखो हम बच्चों इसमें भी थोड़ी सी रचना करेंगे। ये दिया है, ये सिद्ध करना लिख दोगे रचना, ठीक है ना। रचना, BC के समांतर एक रेखा DE डैश खींची, एक रेखा DE डैश खींची, ये लो, ये हमने रचना की है। BC के समांतर एक रेखा DE डैश, ये मान लो DE डैश रेखा है, ये लो यहाँ मिल रही है, ठीक है ना। DE डैश रेखा है, ये किसके समांतर है बच्चों, BC के समांतर। क्या हुआ बच्चों, देखो रेखा DE डैश खींची, ठीक है, ये समांतर खींची है। अब समझना उपपत्ति, जब हमने इसके समांतर खींची है तो बच्चों मैं क्या लिखूंगा, चूंकि BC समांतर है किसके, DE डैश के, तब BPT जो हमने पढ़ा था BPT से, जब ये दोनों रेखाएं DE डैश और BC समांतर है तो BPT से क्या होगा बच्चों, AD बटे DB बराबर क्या होगा, AE डैश बटे E डैश C। सही है, क्या पढ़ा था बच्चों, यदि ये रेखा इस रेखा के समांतर है तो इसका इसके साथ अनुपात और इसका इसके साथ अनुपात क्या होता है बच्चों, बराबर होता है, वही हमने लिखा है। ठीक है, लेकिन AD बटा DB बराबर AE बटा EC, ये बात हमें क्या है बच्चों, दी है ना। देखो AD बटा DB और AE बटा EC ये बात हमें दी है। हमने क्या किया बच्चों, हमने रचना की कि इसके समांतर बच्चों हमने कोई रेखा ली। ठीक है, जब ये इसके समांतर हमने ली है, इसका मतलब बच्चों इस भुजा का इसके साथ अनुपात और यहाँ से लेकर इस भुजा के साथ अनुपात क्या होगा बच्चों, बराबर होगा। लेकिन हमें ये बात दी है। अब इसको मैं समीकरण 1 बोल दूँ और इसको मैं समीकरण 2 बोल दूँ, तो मुझे बताओ इसका दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है क्या, बराबर है क्या। तो मैं क्या बोलूँगा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर, इसका मतलब AE डैश बटे E डैश C बराबर AE बटे EC। ठीक है ना, ये भी क्या होंगे बच्चों, बराबर होंगे। और बच्चों ये तभी पॉसिबल हैं, ये बच्चों क्या लिखोगे, यह तभी संभव है जब E व E डैश क्या होंगे बच्चों, संपाती बिंदु होंगे। यह कब संभव है, जब दोनों बिंदु एक होंगे, तभी बच्चों ये संभव है। ठीक है, तो E व E डैश क्या होंगे बच्चों, संपाती बिंदु होंगे, तभी ये क्या होगा, संभव होगा। अतः क्या लिखोगे नीचे, अतः है जो DE है वो किसके समांतर हो जाएगी बच्चों, BC के। इति सिद्धम। नॉर्मल सी परिमेय थी, छोटी सी परिमेय थी। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये परिमेय समझ में आई होगी। दोबारा समझ लो, ये आपको दिया है, ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है। हमने इसी के अकॉर्डिंग क्या माना कि एक बिंदु ऐसा मान लिया कि ये रेखा इस रेखा के समांतर हो। जब ये रेखा इस रेखा के समांतर है तो इसका इसके साथ और इसका इसके साथ अनुपात क्या होगा बच्चों, बराबर होगा। बट हमें क्या दिया है कि इसका अनुपात बराबर है, तो इसकी इधर देखो, इसकी और इसकी दोनों की लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गई, बराबर। तो राइट हैंड साइड तो बच्चों बराबर होनी थी। ठीक है, तो बच्चों ये कब संभव है, ये तभी संभव है जब बच्चों इन दोनों का E और E डैश क्या होंगे बच्चों, संपाती बिंदु होंगे। तो हमारे पास में फाइनली क्या आ गया, DE किसके समांतर है, BC के।
बच्चों इसी उम्मीद के साथ कि पढ़ाया गया चैप्टर आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम पढ़ेंगे 6.2 की प्रश्नावली। वहाँ तक बच्चों आपको बीपीटी थ्योरम 100% याद होनी चाहिए, वरना बच्चों उस प्रश्नावली में आपको समस्या हो सकती है। तो आप आज बीपीटी थ्योरम को बहुत अच्छी तरीके से कंठस्थ तरीके से याद करोगे, फिर बच्चों हम 6.2 की प्रश्नावली पढ़ेंगे। ओके, ठीक है, धन्यवाद।